हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र चौधरी आप सभी का आपके अपने सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी वन शॉट सीरीज चल रही थी और उसमें हमने 1857 की क्रांति, इसके अलावा प्रजामंडल, जनजातीय आंदोलन, इसके अलावा किसान आंदोलन और इसके अलावा सांबर के चौहान, इतने टॉपिक हमारे जो हो गए थे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाले हैं अजमेर के चौहान। यदि अभी तक आपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें, रिश्तेदारों में शेयर कर दें। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो चलिए थोड़ी सी मैं क्या भूमिका बना देता हूं। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले राजस्थान का इतिहास। पिछली क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा था, यानी मैंने क्या क्या बताया। तो देखो, चौहान राजवंश का इतिहास। उसके बाद देखो, मैंने बताया था चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले मैंने अग्निकुंड सिद्धांत बताया था, क्लियर है। और इसमें ये किसने दिया? चंद्रबरदाई ने। किसमें? पृथ्वीराज रासो में इनका ग्रंथ है चंद्रबरदाई का। और वशिष्ठ मुनि जो आबू पर्वत पर यज्ञ करते थे, ये मैंने बताया। उसके बाद देखो, 4 जातियों की उत्पत्ति हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। उसके बाद इस मत का समर्थन कौन करते हैं? तो सूर्यमल मिशन करते हैं। इसके अलावा मणोत नैणसी करते हैं। उसके बाद में बात करूं, मैंने बताया था विदेशी मत। विदेशी मत का खंडन किसने किया था, यानी किसने इसको नकारा था कि ये सही नहीं है ये बात विदेशी मत वाली। तो ये नकारा था GH ओझा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और उसके बाद में विदेशी मत दिया किसने था? तो टोड ने कहा कि ये शंख और सीतिन के वंशज हैं। उसके बाद वी स्मिथ होणों का वंशज, कनिगम कुषाणों से, और ब्राह्मणों से जो उत्पत्ति बताई है, एक तो बिजोलिया शिलालेख है और एक डॉक्टर दशरथ शर्मा है। उसके बाद में बात करूं कैसे बताया कि जो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है कि जो सामंत चौहान शासक हुए थे वो वश गोत्रीय ब्राह्मण थे, यानी उनके जो वंशज हुए वो क्या हुए? वो ब्राह्मण हुए। और इस मत का समर्थन कौन करते हैं? तो गोपीनाथ शर्मा, DR भंडारकर और कवि जान। उनका जो रियल नाम है वो नियामत खां है। चले आगे। उसके बाद देखो, सूर्यवंशी कौन बता रहा है? नंबर 1 बात, विग्रहराज चतुर्थ का शिलालेख, दिल्ली शिलालेख बता रहा है। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयनक भट्ट। उसके बाद कन्नड़ दे प्रबंध बता रहा है, हमीर मां का भी है, जे चौजा है, ये बता रहे हैं। उसके बाद चंद्रवंशी कौन बता रहा है? तो हांसी अभिलेख बता रहा है। कब का हांसी अभिलेख? तो 1167 ईस्वी का है। किसने स्थापित करवाया था? तो पृथ्वीराज सेकंड ने। उसके बाद और चंद्रवंशी कौन बता रहा है? किनको? चौहानों को। तो आपको बताना अजलेश्वर महादेव मंदिर का शिलालेख बता रहा है। उसके बाद सीवी वैद्य कह रहा है कि वैदिकारियों की संतान है, कौन बताओ देखे? चौहान। उसके बाद मिश्रित अवधारणा, इन सब में कोई नहीं पढ़ना चाहता, क्लियर है। तो मिश्रित अवधारणा किसने दी? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। और इंद्र के वंशज कौन बता रहा है? तो सेवाड़े अभिलेख। उसके बाद मैंने बताए थे चौहानों की जो प्रमुख शाखा कहाँ थी? सांबर में चौहानों की जो स्थापना हुई थी 551 ईस्वी, वासुदेव चौहान ने की। उसके बाद अजमेर 1113 अजयरा चौहान, आज हमको अजमेर के चौहान ही पढ़ने। उसके बाद नाडोल 960 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह चौहान ने जो है स्थापना की चौहान राज्य की। और उसके बाद में बात करूँ रणथंभौर 1194 गोविंदराज कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है। जालौर 1181 कीर्तिपाल चौहान ने स्थापना की। बूंदी 1243 देवी प्रसाद हाड़ा ने। कोटा 1631 माधो सिंह प्रथम ने। सिरो 1311 लुम्बा देवड़ा ने। उसके बाद झालावाड़ 1838 जाला मदन सिंह ने। जाला मदन सिंह कौन है? तो जाला जालिम सिंह का पोता है। उसके बाद देखो, चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, आराध्य देवी जीर्ण माता। और उसके बाद अलग जो आशापुरा माता, प्रधान माता, मैंने अलग अलग चौहानों की जो अलग अलग जो आराध्य देवी बताई थी, लेकिन कुल देवी एक है, वो है कौन? शाकंभरी माता। उसके बाद मैंने सांबर के चौहान बताए। सबसे पहले वासुदेव चौहान मूल पुरुष है। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश है, उसमें यह लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास सपाद या सांबर के चौहानों की जो स्थापना की। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर जिले का निर्माण करवाया था। चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी ऐथ छतरपुर, जिसको वर्तमान में नागौर कहते हैं। दुर्लभ राज वत्तीसी राज प्रतिहार के पक्ष में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और चौहान साम्राज्य पर सर्वप्रथम मुस्लिम अटैक जो हुआ था वो दुर्लभ राज के समय हुआ था। उसके बाद गुगक प्रथम के बारे में मैं बताऊं तो नागपट सेकंड का सामंत था। और नागपट सेकंड ने गुगक प्रथम को जो है वीर की उपाधि दी थी। उसके बाद चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक बने कौन? गुगक प्रथम। और सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है शुरू करवाया था। और उसके बाद में इन्होंने हर्षराय की उपाधि जो है धारण की थी। उसके बाद मैंने बताया था चंदन राज के बारे में खुद के बारे में कोई बात नहीं। इनकी रानी थी आतम प्रभा, वो शिव भगत थी, इसलिए उनको जो है रुद्राणी कहा जाता था। योग क्रियाओं में निपुण थी और पुष्कर सरोवर के किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर जो है दीपदान करती थी। उसके बाद वाघपति राज के वैसे तो कई पुत्र थे, हमको 2 पुत्रों के बारे में ध्यान रखना। नंबर 1 सिंह राज, नंबर 2 लक्ष्मण सिंह नाडोल चला गया, वहां पर चौहान
वंश की स्थापना की, सिंहराज सांबर के शासक बने, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम चौहान शासक थे। सिंहराज हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, यानी जो पूर्ण करवाया था। शुरू तो देखो किसने करवाया था, तो आपको देखना गोक प्रथम ने करवाया था, लेकिन पूर्ण सिंहराज ने करवाया था। उसके बाद विग्रहराज सेकंड उपाध्याय गंगा मतंगा खुर रंजोदगर ये उपाध्याय थी। इसके अलावा चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था और बड़ौत में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। गोविंद तृतीय इनके पास उपाधि थी वेरीगढ़। पृथ्वीराज प्रथम तो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए शासक चालुक्य को जो है पराजित किया। उपाधि महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक प्रबंध को राजशेखर में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का जो विजेता कहा गया है। पृथ्वीराज प्रथम के जो काल में मोहिल हटड़ ने जीर्ण माता मंदिर का जो निर्माण करवाया। उसके बाद अजयराज चौहान सांबर के जो अंतिम चौहान शासक थे। इनका टोटल जो मैं शासन काल की मैं बात करूं तो 1105 से 1133 से ध्यान रखना। लेकिन इन्होंने सांबर में शासन कब किया, सांबर में इन्होंने शासन किया 1105 से 1113 तक, और उसके बाद ये अजमेर चले गए 1113 से 1133। तो आज हमको पढ़ना है अजयराज चौहान यानी अजमेर के चौहान। चलो तो यहां से मैं शुरुआत करूंगा। चलो अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले हमको पढ़ना है, बताओ देखिए क्या, कौन सा शासक बताओ देखिए। सबसे पहले हमको पढ़ना है अजयराज चौहान। कब से कब तक, 1113 से 1133 तक इन्होंने अजमेर में शासन किया था। उसके बाद में बात करूं तो देखो अजयराज चौहान के बारे में। सबसे पहले 1113 में एक नगर बसाया था जिसका नाम था अजयमेरू। 1113 ईस्वी में एक नगर बसाया था जिसका नाम था अजयमेरू, या जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं, तो आपको देखना जिसको हम वर्तमान में कहते हैं अजमेर। अजमेर नगर की स्थापना की। उसके बाद में खुद के रहने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करवाएंगे, तो फिर इन्होंने यहां पर बनाया था एक दुर्ग जिसका नाम था, बताओ देखे क्या, गटबिटली। गटबिटली पहाड़ी पर होने के कारण, यानी बिटली पहाड़ी पर इसलिए गटबिटली नाम हो गया, या इसी को कहते हैं अजयमेरू दुर्ग। अजयमेरू आज भी मैं बात करूं तो रोडवेज जो बसें हैं उन पर अजयमेरू आपको जो मिल जाएगा, अजयमेरू डिपो। आधी बसों पर अजयमेरू डिपो लिखा हुआ है, आधी पर अजमेर डिपो लिखा हुआ है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कि अजयमेरू डिपो क्या लिखो क्यों लिखा हुआ है, तो इस कारण लिखा हुआ है। उसके बाद में बात करूं, ये जो दुर्ग है कौन सा, गटबिटली दुर्ग या अजयमेरू दुर्ग, यह वर्तमान में प्रसिद्ध है किसके नाम से बताओ देखे, तो तारागढ़ के नाम से। किसके नाम से बताओ देखे, तो तारागढ़ के नाम से यह प्रसिद्ध है। ओके क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो हरविलास शारदा और कर्नल जेम्स टॉड वो ये कहते हैं कि अजमेर की जो स्थापना है, अजमेर शहर की जो स्थापना है, यह 8वीं सदी में हो गई थी। और किसने की थी, अजयपाल ने की थी। तो लिख लो हरविलास शारदा, हरविलास शारदा वे कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स से टॉड के अनुसार अजमेर की स्थापना 8वीं सदी में, 8वीं सदी में अजयपाल ने की। ये ध्यान रखना, ये ग्रेड 3 में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं, उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है क्या, बताओ देखिए। ध्यान रहे कि अजयराज चौहान ने
मालवा का शासक था नरवर्मन, उसको पराजित किया था भाई। मालवा शासक नरवर्मन को पराजित कर उसके सेनापति सुलनदेव को घोड़े की पीठ पर बांध कर लेकर आए। घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर लेकर आए। कितने खतरनाक थे बताओ। बांधकर अजमेर लेकर आए। कौन बताओ देगा? अजयराज चौहान। उसके बाद अजयराज चौहान के बारे में बात करूं तो इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किया था। क्या? स्वर्ण कलश प्रदान किया था। ओके, क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना, बताओ देखे क्या? उसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बताओ देखे क्या कि इन्होंने क्या क्या, बताओ देखे। इन्होंने एक स्थापित करा थी टकसाल अजमेर में। टकसाल स्थापित है करवाने वाला प्रथम चौहान शासक है। कौन बताओ देखे? अजयराज चौहान। प्रथम में चौहान शासक। कौन? अजयराज चौहान। अब अगर मैं बात करूं तो टकसाल में क्या होता था, बताओ देखे। तो टकसाल में बनते थे सिक्के, कॉइन्स। किसके? तो ये बनते थे, बताओ देखे किसके बनते थे सिक्के, बताओ देखे। तो चांदी और तांबे के। चांदी और तांबे के सिक्के बनते थे भाई। ओके, क्लियर है बात, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो सिक्का है इसके एक तरफ तो लिखा हुआ था श्री अजय देव। दूसरी तरफ रानी सोमलेखा का नाम लिखा हुआ था। रानी सोमलेखा। यह आपको कहीं पर नाम मिल जाएगा, सोमलवती। आई बात समझ में? यहां तक है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो अजयराज चौहान अपने अंतिम समय में संन्यास लेकर कहां चले गए थे? पुष्कर चले गए थे। अजयराज चौहान अपने अंतिम समय में अर्णोराज को सिंहासन सौंपकर
सियासन सौंपकर अजमेर चले गए। यानी अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया अजय राज चौहान ने, तो आपको ध्यान रखना अजमेर में किया था। उसके बाद में बात करूं, इनके बाद में शासक बनते बताओ देखिए कौन, अर्नोराज चौहान। कौन बताओ देखिए, अर्नोराज चौहान। चलो नहीं होगा, चलो अर्नोराज चौहान। अर्नोराज चौहान 1133 से 1155 ईस्वी इनका शासनकाल आता है। इनके पास उपाधि कौन सी थी बताओ देखे। उपाधि की बात करूं मैं सबसे पहले, उपाधि तो महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परमेश्वर, परम भट्टारक इनके पास उपाधि थी। किनके पास, अर्नोराज चौहान के पास परम भट्टारक। परम भट्टारक, भट्टारक नहीं, परम भट्टारक, ये इनके पास उपाधि थी। इसके अलावा मैं बात करूं इनको उपनाम, यानी इनको प्यार से क्या कहते थे बताओ, कहते प्यार से इनको कहते थे अन्ना जी। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है बताओ देखिए क्या इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे, इनके यानी इनके दरबार में कौन कौन थे। तो इनके दरबार में थे देवबोध, देवबोध वे धर्मघोष। किनके बताओ देखे, अर्नोराज चौहान के देवबोध और धर्मघोष इनके क्या थे बताओ देखे, दरबार में थे। आई बात समझ में, बताओ देखे यहां तक के। उसके बाद में बात करूं अर्नोराज चौहान की स्थापत्य कला के बारे में, तो इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। यानी पुष्कर इनके अंडर में था, तभी तो वराह मंदिर का वहां पर निर्माण करवा रहे हैं। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसने बताओ देखे, अर्नोराज चौहान ने। उसके बाद खतर के जो ब्राह्मण होते हैं उनको जो है भूमि दान दिया था बसने के लिए। कतरगंज को भूमिदान यानी भूदान किया। किसने बताओ देखे, अर्नोराज ने। क्लियर बात। इसके अलावा मैं बात करूं, अर्नोराज जो खुद थे वो शिव के उपासक थे, यानी शैव धर्म के उपासक थे। अर्नोराज शैव उपासक थे, यानी शैव मत के उपासक थे। किसके बताओ देखे, शैव मत के उपासक थे। कौन बताओ देखे, अर्नोराज चौहान। उसके बाद में बात करूं अर्नोराज चौहान के सैन्य अभियानों की, सैन्य अभियानों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पता है कि ये तो अजमेर है। अरे क्या हो रहा है, ये अजमेर है और अजमेर की सीमा लगती है बताओ देखे किसे, नागौर से। लगती है कि नहीं लगती है बताओ देखे, लगती है। और नागौर में कौन थे बताओ देखे, तो नागौर में तुर्क शासन करते थे। कौन शासन करते थे, तुर्क शासन करते थे। तुर्कों से परेशान थे कौन, अर्नोराज। तो अर्नोराज ने क्या किया, अजमेर में 1135 में तुर्कों को काट दिया भाई, खतरनाक तरीके से। तो फिर उनका वहां पर खून भी करवा था, शहर में उस खून की बदबू आ रही थी। तब अन्ना सागर ने
या मैं कह सकता हूँ अना सागर जो झील का निर्माण कराया था किसने? अर्नोराज ने। कौन सी नदियों का पानी रोका? तो चंद्रा और बांडी नदी का रोकर। क्लियर बात? तो लिखो, तुर्कों को पराजित किया, तुर्कों को पराजित किया किसने? अर्नोराज चौहान ने। इसके अलावा तुर्कों की रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए या तुर्कों से रक्त रंजी यानी खून से रंगी हुई रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए किसका बता देंगे? आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण करवाया। ओके, क्लियर बात? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आना सागर झील का जो निर्माण है ये कौन सी नदियों को रोककर करवाया गया था? बता देंगे। तो आपको ध्यान रखना ये करवाया गया था कौन से? चंद्रा और बांडी। चंद्रा व बांडी नदियों का इनमें क्या था? बता देंगे, पानी आता अभी। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, बता देंगे क्या? इसी झील के किनारे है, बता देंगे क्या? बारेदरी, जहां पर आप फोटो खिंचा सकते हो। क्या बता देंगे? बारेदरी है। और बारेदरी का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? बता देंगे शाहजहां ने करवाया था। इसी के किनारे बता देंगे क्या? सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान को पहले क्या कहते थे? तो दौलत बाग कहते थे, यानी दौलत बाग या सुभाष उद्यान। दौलत बाग या सुभाष उद्यान की मैं बात करूं तो ये कहां पर है? तो ये भी आपका जो है आना सागर झील पर है। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था? बता देंगे तो जहांगीर ने करवाया था। आई बात समझ में? यहां तक है? चलो आगे। अब देखो अर्नोराज चौहान के बारे में। अब अर्नोराज चौहान करेंगे चालुक्य से संघर्ष। किसे करेंगे? बता देंगे चालुक्य से संघर्ष। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। चालुक्य से संघर्ष कौन करेंगे? अर्नोराज चौहान। चालुक्यों से संघर्ष। देखो हमेशा से चलता आ रहा है ये, तो इधर रहने दो। हमेशा से चलता आ रहा है। कैसे? मैं बात करूं आपके सामने, चालुक्य को पराजित किया था, याद करो। ब्राह्मणों को लूटने आए थे। क्लियर है? वहां से चल रहा है। तो देखो अर्नोराज और कौन? जयसिंह सिद्धराज। ये कौन है? ये चालुक्य शासक है भाई। अर्नोराज चौहान ने अटैक किया था, बता देंगे किस पर? जयसिंह सिद्धराज पर। और इनको 2 बार जो है पराजित किया। पहली बार जब इनको पराजित किया तब इनकी बहन थी कांचन देवी, बहन कांचन देवी का विवाह करवा दिया गया। बता देंगे किसके साथ? तो आपको बताना किसके साथ? अर्नोराज के साथ। उसके बाद दूसरी बार अटैक किया, और दूसरी बार अटैक किया और इनकी पुत्री थी किनकी? जयसिंह सिद्धराज की, जिसका नाम था देवल देवी। और देवल देवी का इस बार विवाह करवा दिया किसके साथ? अर्नोराज चौहान के साथ। क्लियर बात? अब हो गया शांत। अब इनके बाद में शासक बनते हैं, बता देंगे कौन? कुमारपाल। किनके बाद में? जयसिंह सिद्धराज के बारे में बाद में। अर्नोराज और कुमारपाल।
इनके बीच में संघर्ष हुआ था। नंबर 1 बात, संघर्ष का कारण साम्राज्यवादी नीति। क्लियर है? कारण क्या कहते हैं? नंबर 1 लिख लो, अटैक के कारण साम्राज्यवादी नीति। अटैक क्यों करेंगे भाई? साम्राज्यवादी, साम्राज्य का विस्तार। इसके अलावा कुमारपाल और अर्णोराज, इनकी जो सीमा लगती थी ये नाडोल में लगती थी भाई। कहां पर? नाडोल में। क्लियर है? उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, कुमारपाल जैसे सिद्धराज के वास्तु के जो है पुत्र नहीं थे। क्लियर है? और इनके बाद में जब शासक बनने के, यानी जैसे सिद्धराज के बाद में जो है शासक बनने की बारी आई, जब यानी उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, तो उसमें जो है खिलाफ थे। किसके बताओ देखे? किसके खिलाफ थे? तो आपको बताना, कुमारपाल के खिलाफ थे। कौन थे? अर्णोराज। आई बात समझ में? ठीक है। और गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है कि चौपड़ जो खेल खेल रहे थे, कौन बताओ देखे? यानी जो है अजमेर आए हुए थे कुछ जो है, कहाँ किससे बताओ देखे? तो आपको बताना दोस्तों, कुछ जो है कुमारपाल की तरफ से लोग आए हुए थे और चौपड़ खेल रहे थे। और चौपड़ में खेलते खेलते बोला कि गुजरात वालों हार मत जाना, बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बोला कि ये तो हारे हुए ही हैं पहले ही, बहन और बेटी लेकर आए हैं हम इनसे। तो फिर जो है उसमें वो बात चुप गई थी और उसके कारण जो है इन पर अटैक किया था। तो कुमारपाल ने अटैक किया किस पर? अर्णोराज पर। अर्णोराज पर अटैक किया कुमारपाल ने जैसे तैसे करके, इसका समझौता किया और समझौता करके इनकी पुत्री थी जिनका नाम था जलन देवी। जलन देवी का विवाह कर दिया, बताओ देखे किसके साथ? कुमारपाल चालुक्य के साथ में। क्लियर बात? ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो 1155 में 1155 में 1155 ईस्वी में जगदेव ने, यानी इनके पुत्र अर्णोराज के पुत्र, ऐसे लिख लो, अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। क्लियर है? जो हत्या करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ देखे? उसको बोलते हैं पितृहंता। क्या बोलते हैं बताओ देखे? पितृहंता बोलते हैं भाई। क्लियर है बात? चलो अब देखो इनके बाद में क्या हुआ था। अब देखो इनके बाद में अर्णोराज है, और अर्णोराज के बाद में शासन किसने किया था बताओ देखे? सॉरी, अर्णोराज ने शासन कब से कब तक? 1133 से 1155 तक इन्होंने जो शासन ने किया था। क्लियर बात? यहां तक है? ठीक है। अब देखो सबसे पहले इनके बाद में इनकी हत्या किसने की बताओ देखे? जगदेव ने। और जगदेव ने जो शासन किया था वो कब किया? तो इन्होंने शासन किया था 1155 से 1158 तक। उसके बाद में बात करूं तो इधर कौन है? इधर है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। और इन्होंने शासन कब किया? 1558 से, सॉरी 1158 से 1163। उसके बाद में बात करूं इधर कौन है? तो इधर है सोमेश्वर चौहान। कौन है? सोमेश्वर चौहान है। और इन्होंने शासन कब से कब तक किया? तो 1169 से 77 तक। क्लियर है? थोड़ा बहुत आपको शासनकाल कहीं पर ऊपर नीचे दिखे तो घबराना नहीं है। क्लियर है? उसके बाद में बात करूं तो इनके पुत्र थे किनके? जगदेव के। कौन? पृथ्वीराज प्रथम। क्लियर है बात? अच्छा प्रथम तो वहां हो गए ना, सेकंड है ये। पृथ्वीराज प्रथम तो आपके सामर में हो गए थे। और इन्होंने शासन किया था 1164 से 1169 तक। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ की मैं बात करूं तो इनके 2 पुत्र थे, एक तो अपर गांगे और एक थे नागार्जुन। क्लियर है? अब इन्होंने शासन कब से कब तक किया बताओ देखे? तो आपको धरना, अपर गांगे ने शासन किया था 1163 से 1164। उसके बाद सोमेश्वर के कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पुत्र कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय।
और यह शासन करेंगे कब से कब तक बताओ। देखिए 1177 से 1194 ईस्वी, 94 का 92। और उसके बाद में इनके जो पुत्र थे वो थे गोविंद राज, वो आगे पढ़ेंगे हम। गोविंद राज चले गए थे कहां पर, रणथंभौर। और यहां पर जाकर चौहान वंश की स्थापना करते हैं कब, 1194 में। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले शासक बनेंगे कौन, इनमें से सबसे पहले शासक बनेंगे जगदेव, जिनको कहा जाता है चौहानों का पितृहंता। उसके बाद में शासक बनेंगे, इनको हटाकर कौन बता देंगे, विग्रहराज चतुर्थ। कौन बनेंगे, विग्रहराज चतुर्थ जो है शासक बनेंगे। उसके बाद में बात करूं, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में कौन बनेंगे शासक, अपर गांगे। अपर गांगे के बाद में बनेंगे पृथ्वीराज सेकेंड। क्लियर है? यानी कहा तक 1169 तक। अब 69 में आ जाएंगे कौन, सोमेश्वर, यानी सोमेश्वर चौहान। और उसके बाद में बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपके आ जाएंगे। क्लियर बात? तो एक बात लिख लो आप किसके बारे में, जगदेव के बारे में। किसके बारे में बताओ, देखे जगदेव के बारे में। जगदेव कब बनते हैं, 1155 से 1158 ईस्वी। देखो इनके बारे में, चौहानों का पितृहंता शासक, पितृहंता शासक। और इनके बारे में कोई बात नहीं है भाई, और इनके बारे में कोई बात नहीं है। उसके बाद में शासक बनते हैं, बताओ देखे कौन, मैंने बताया था पृथ्वीराज, सॉरी पृथ्वीराज क्या, विग्रहराज चतुर्थ। चलो कौन बनेंगे, विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ कब से कब तक शासन रहे थे, यानी इन्होंने कब से कब तक जो शासन किया था, तो आपको 1158 से 1163 ईस्वी। सबसे पहले मैं बात करूं, इनके पास उपाधि कौन सी थी, यानी उपाधियां कौन कौन सी थी। इनके पास उपाधि थी कवि बांधव की, कवि बांधव। और कवि बांधव की जो उपाधि दी यदि किसने, बताओ देखे जयानक ने। इसके बाद इनके उपनाम, यानी इनको और क्या कहते थे, तो इनको कहते थे बिसल देव चौहान। बिसल देव चौहान इनको जय कहते थे। ओके। उसके बाद में बात करूं इनके साहित्य के बारे में, तो साहित्य के बारे में बात करूं तो देखो इन्होंने रचना की थी, बताओ देखे किसकी, हरिकेली नाटक की। हरिकेली नाटक की इन्होंने क्या की, बताओ देखे रचना की। और हरिकेली जो नाटक है इसकी भाषा क्या है, बताओ देखे, तो इसकी भाषा है संस्कृत। यहां तक क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो क्या जवाब देना है। इसकी रचना किसने की, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। क्लियर है? रचना किसने की, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। इसके अलावा ये किस पर रचित है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों किस पर है, तो 12वीं का ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम पर रचित है। क्या बताओ देखे, हरिकेली नाटक। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है जो सरस्वती कंठाभरण है उसके दीवारों पर लिखा हुआ है, क्या बताओ देखे, क्या बताओ देखे, हरिकेली नाटक। तो सरस्वती कंठाभरण कहां पर है, अजमेर में। सरस्वती कंठाभरण अजमेर के दीवारों पर कितनी पंक्तियों में, 75 पंक्तियों में लिखा हुआ है। 75 पंक्तियों में लिखा हुआ है। क्या बताओ देखे, तो फिर आपको बताना हरिकेली नाटक। इसके अलावा मैं बात करूं वर्तमान में इसके तो साक्षी ये कहां पर मिलेंगे, तो राजा राममोहन राय जो स्मारक है वहां पर मिल जाएंगे।
वर्तमान में इसके साक्ष्य राजा राममोहन राय के स्मारक पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन राजा राममोहन राय का जो स्मारक है ये है कहां पर, तो फिर आपको बताना ये पिस्टल में। कहां पर है? पिस्टल में। ओके, आई बात समझ में? बताओ देखे यहां तक है। चले आगे चलो। उसके बाद देखो मैं बात करूंगा किसके बारे में? बिसलदेव रासो के बारे में। नेक्स्ट, बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो का रचयिता कौन है बताओ देखे? तो फिर आपको बताना नरपति नाले। नरपति नाले इसके क्या है बताओ देखे? रचयिता है। इसमें क्या है बताओ देखे? सबसे पहले इसके रचयिता को नरपति नाले, ये तो आपको पता है। इसकी भाषा क्या है बताओ देखे? भाषा वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। इसकी जो भाषा है वो है गोडवाड़ी। रासो कैसा होता है? रासो होता है वीर रस का, जबकि ये कैसा है? यानी इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की प्रधानता है किसमें बताओ देखे? तो बिसलदेव रासो में। किसकी प्रधानता है बताओ देखे? श्रृंगार रस की जो प्रधानता है किसमें? बिसलदेव रासो में। इसके अलावा मैं बात करूं इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो आपको बताना मालवा के शासक थे बताओ देखे कौन? भोजराज। और भोजराज परमार की जो पुत्र थी जिसका जो है प्रेम प्रसंग का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है बताओ देखे? तो फिर आपको पता है विग्रहराज चतुर्थ के साथ में जो है प्रेम प्रसंग मिलता है। तो मालवा के शासक भोज परमार की पुत्री, मालवा शासक भोज परमार की पुत्री, भोज परमार की पुत्री वे या एवं विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। इसके बाद ध्यान रखना इसके कितने खंड है भाई? इसके 4 खंड है। कितने खंड है? 4 खंड है। स्टेटमेंट में अगर आपसे पूछ ले 4 खंडों में क्या क्या बता देंगे, तो पहले खंड की मैं बात करूं, पहले खंड में क्या है बता देंगे? तो पहले खंड में अगर मैं बात करूं तो आपको धारणा राजमती के साथ में प्रेम विवाह, यानी मैं बात करूं सबसे पहले राजमती के साथ में प्रेम हुआ, प्रेम के बाद विवाह हुआ, और विवाह से यानी विवाह में क्या होगा? देश प्राप्त होगा, देश प्राप्त होगा, देश से क्या होगा? अभिमान होगा। तो पहले में राजमती के साथ में प्रेम है पहले खंड में। क्लियर है? तो ऐसे लिख लो इधर, क्या पता पहले में राजमती के साथ प्रेम है, राजमती के साथ प्रेम है पहले खंड में, राजमती के साथ प्रेम है। प्रेम होगा तो क्या होगा? विवाह। विवाह होगा तो विवाह में क्या मिलेगा? देश। विवाह के देश से अभिमान, अभिमान का उल्लेख किसमें बता देंगे? तो पहले खंड में। उसके बाद मैं बात करूं तो दूसरे में क्या बता देंगे? तो हीरो की प्राप्ति के लिए विग्रहराज चतुर्थ द्वारा उड़ीसा में रहना। कितने वर्ष? 12 वर्ष। तो हीरो की प्राप्ति के लिए विग्रहराज चतुर्थ द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा 12 वर्ष तक है उड़ीसा में रहना। इधर आओ मैं बताता हूं। 12 वर्ष है ना? ठीक है। इन्होंने शासन कब किया? 1158 से 1163, 5 वर्ष तो शासन किया, 12 वर्ष कहां से आएगा? तो ये झूठ है भाई, सच नहीं। ठीक है। उसके बाद में बात करूं तीसरे में क्या है? तो विग्रहराज चतुर्थ के पास राजपुरोहित के माध्यम से जो है राजमती का पत्र जो है भिजवाने का इसमें जो है वर्णन किया गया है। विग्रहराज चतुर्थ के पास राजपुरोहित के माध्यम से
पत्र भिजवाने, पत्र भिजवाने का वर्णन है। किसमें बताओ देखिए, तीसरे में। नंबर 4 की मैं बात करूं, वापिस ये अजमेर आते हैं चौथे में, यानी पत्र देके विक्रेता चतुर्थे पुनः अजमेर आते हैं, पुनः अजमेर आकर राजमती से मुलाकात करते हैं, यानी राजमती से मुलाकात, मुलाकात का वर्णन है। ओके, ये आपका आपको ध्यान में होना चाहिए भाई। किसके बारे में? बिसल देवरासो के बारे में। आई बात समझ में? बताओ देखे, चलिए आगे चलो। उसके बाद मैं बात करूं आपके सामने किसके बारे में? ललित विग्रहराज के बारे में। ललित विग्रहराज, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी सोमदेव ने। इसमें किसका उल्लेख है बताओ देखे, तो इसमें आपको ध्यान रखना दोस्तों, क्या इसमें उल्लेख है कि इंद्रपुर की राजकुमारी है देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ, इन दोनों के जो है प्रेम का वर्णन है भाई, और ये काल्पनिक है। इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी वे विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम का उल्लेख है, और ये काल्पनिक है, ध्यान रखना है ना, सही नहीं है भाई, ये काल्पनिक है। अब मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो इन्होंने अजमेर में जो साहित्य सम्मेलन करवाया था भाई। क्या करवाया था? साहित्य सम्मेलन करवाया था। साहित्य सम्मेलन कहां पर करवाया था? तो आपको ध्यान रखना अजमेर में। ओके, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस साहित्य सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया था? आयोजन करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी बताओ देखे? तो अध्यक्षता की थी सोमदेव ने। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं, बताओ बिसल देव चौहान का स्थापत्य, यानी इन्होंने निर्माण क्या क्या करवाए थे? बताओ। सबसे पहले मैं बात करूं तो बिसलपुर सागर, और इसके अलावा मैं बात करूं तो बिसलपुर जो कस्बा है उसकी जो स्थापना की थी इन्होंने। बिसलपुर सागर एवं कस्बे की स्थापना। उसके बाद में बात करूं तो इन्होंने बिसलपुर में एक मंदिर बनवाया था महादेव जी का, जिनका नाम था गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर कहां पर बताओ देखिए? बिसलपुर में। बिसलपुर कहां पर है? टोंक में। यहां पर तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने बताओ देखे? किसने बताओ देखे? तो आपको देखना दोस्तों, अजय राज चौहान ने, सॉरी विग्रहराज चतुर्थ ने। उसके बाद में बात करूं आपके सामने तो इन्होंने निर्माण कराया था सरस्वती कंठाभरण का। उसके बारे में आपको जो बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो क्या, सरस्वती कंठाभरण, और यहां से क्वेश्चन आता रहता है भाई, क्लियर है? इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको जो नोट करवा देता हूं। सबसे पहले ध्यान रहे किसकी तर्ज पर है ये? तो धार और उज्जैन में भोज परमार ने दोस्तों जो पाठशालाएं बनवाई थी, और उसकी तर्ज पर जो है स्थापित जो है करवाया गया था किसको? सरस्वती जो कंठाभरण को। क्लियर है?
धार व उज्जैन में लिखो। तो धार और उज्जैन में, धार व उज्जैन में भोज परमार ने पाठशालाओं का जो है क्या करवाया था, बताओ देखिए, निर्माण करवाया था, या मैं कह सकता हूं कि जो है भोज परमार द्वारा स्थापित है पाठशालाओं की तर्ज पर है, पाठशालाओं की तर्ज पर है। क्लियर है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है क्या, ये क्या है जो है सरस्वती कंठापुरम, तो आपको बताना दोस्तों ये धार्मिक केंद्र है और शैक्षणिक केंद्र भी है। तो धार्मिक व शैक्षणिक केंद्र है, धार्मिक व शैक्षणिक केंद्र है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जो है 1194 में कौन आ गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़कर और किसका निर्माण करवा दिया, अड़े दिन का झोंपड़े का निर्माण करवा दिया। तो 1194 से 1199 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वा कर अढ़ाई दिन झोंपड़े का, यानी अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। इसी के स्थान पर। क्लियर बात। अब देखो अढ़ाई दिन के झोंपड़े के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, बताओ देखे। अढ़ाई दिन के झोंपड़े के बारे में अगर मैं बात करूं तो निर्माण किसने कराया था, बताओ देखे। तो देखो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तुकार, वास्तुकार अबू बकर, वास्तुकार कौन है, बताओ देखे, अबू बकर है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कितने खंभों का महल है, बताओ देखे। तो ये 16 खंभों का महल है। इससे पहले राजस्थान में कोई मस्जिद नहीं थी, तो ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इतिहासकार है जॉन मार्शल, उन्होंने कहा है कि इसका निर्माण संभवतः 2.5 दिन में हुआ है, इसीलिए इसका जो नाम हो गया क्या, बताते हैं, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। कौन कहता है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कह रहा है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ है, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं, पर्सी ब्राउन है इतिहासकार, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, यहां पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसीलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है। पर्सी ब्राउन वो ये कहते हैं कि यहां पंजाब शाह, कोई संत है पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है। क्या, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है। कौन कह रहा है, पर्सी ब्राउन कह रहा है भाई। उसके बाद में बात करूं
सब कह दिया, सब हो गए, तो हमारा टोड कैसे पीछे रह सकता? वो कह रहा है कि हिंदू वास्तुकला का यह सर्वश्रेष्ठ नमूना है। टोड क्या कह रहा है? हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह नमूना कहा किसको बता देंगे? तो फिर आपको बताना है किसको? अड़े दिन के चौपड़े को। तो ये बातें आपको जो पता होनी चाहिए। किसके बारे में? अड़े दिन के चौपड़े के बारे में। आई बात समझ में? चले आगे चलो। अब देखो, इनके निर्माण कार्य में भी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक स्थापित करवाया था दिल्ली शिवालिक अभिलेख। कौन सा? दिल्ली शिवालिक अभिलेख। दिल्ली शिवालिक अभिलेख। शिवालिक अभिलेख कब का है भाई? बताओ देखे, बताओ देखे कब का है? तो आपको बताना है ये 9 अप्रैल। कब का? बता देखे 9 अप्रैल 1163 का है। कहां पर है ये? बताओ देखे कहां पर है? तो आपको बता रहा दोस्तों, ये शिवालिक की पहाड़ियों में। और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में, और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर है? ये टापरा गांव में। कहां पर है? टापरा गांव में। टापरा गांव कहां पर है? तो आपको बताना है सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर में। सहारनपुर कहां पर है? यूपी में। यहां पर यह अभिलेख है। इस अभिलेख की मैं बात करूं तो आद्य ये जो शिलालेख है, इस पर जो अशोक मौर्य की जानकारी मिलती है, आद्य पर जो विग्रहराज चतुर्थ की जो जानकारी मिलती है। आद्य शिलालेख पर, आद्य शिलालेख पर अशोक मौर्य की जानकारी, वे आद्य शिलालेख पर विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी मिलती है। ओके, आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद में बात करूं, ये जो शिलालेख है, जो आधा विग्रहराज चतुर्थ वाला है, ये किसने लिखवाया था? बता देंगे। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, किसने लिखवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो किसने लिखवाया? बता देंगे। ये आधा शिलालेख विग्रहराज चतुर्थ ने लिखवाया। भाषा क्या है इसकी? बता देंगे। तो इसकी भाषा संस्कृत। इस अभिलेख की भाषा क्या है? तो फिर आपको बताना है इस भाषा है संस्कृत। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि जो है फिरोज शाह तुगलक, ये जो है शिलालेख ये लेकर गए थे, बता देंगे कहां पर? दिल्ली। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस शिलालेख को दिल्ली में स्थापित करवाया भाई। देख लो, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इस शिलालेख को शिलालेख को दिल्ली में स्थापित करवाया। दिल्ली में स्थापित करवाया था भाई। आई बात समझ में? यहां तक है? ठीक है। उसके बाद में बात करूं, इसमें ये कहा गया है कि अटक से कटक, आपने नाम सुना होगा, यानी हिमालय से विंध्याचल तक चाहे विग्रहराज चतुर्थ है कि जो है इसमें साम्राज्य की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो देख लो इसमें क्या और किसकी जानकारी मिलती है? बताओ देखे। तो इसमें जानकारी मिलती है किसकी? बताओ देखे। तो हिमालय, हिमालय से विंध्याचल तक,
विग्रहराज चतुर्थ के साम्राज्य की जानकारी मिलती है, के साम्राज्य की जानकारी मिलती है। किसमें बताओ देखे विग्रहराज चतुर्थ का जो शिलालेख है, यानी जो शिलालेख लिखा है अशोक मौर्य के शिलालेख के नीचे यानी आद्य शिलालेख पर। क्लियर है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो तुर्कों को हराया विग्रहराज चतुर्थ ने और उनको जो है अटक के पार जो है भेजा था। इसमें लिखा हुआ है कि तुर्कों को विग्रहराज चतुर्थ ने हराया, वे उनको अटक के पार किया, अटक के पार किया। ये किस में लिखा हुआ है? दिल्ली का दूसरी वाली कभी लेके उसमें दिल्ली के पार किया, सॉरी अटक के पार किया। ओके, आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद अब हमको रह गए हमारे बता देंगे क्या सैन्य अभियान। किसके बता देंगे? तो आपको ध्यान रखना किसके? विग्रहराज चतुर्थ के। तो लिखो सैन्य अभियान। सैन्य अभियान में अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया, गजनी के शासक है खुसरो शाह को पराजित किया, खुसरो शाह को पराजित किया किसने? बता देंगे विग्रहराज चतुर्थ ने। ओके, उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है क्या दिल्ली से जो शिवालिक कबीले के उसके अनुसार मैं बात करूं तो तमर तोमर को जो पराजित किया और किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शिवालिक कबीले के अनुसार कबीले के अनुसार तमर तोमर को पराजित किया, पराजित किया एवं दिल्ली पर अधिकार किया, यानी दिल्ली पर अधिकार कर लिया भाई। किसने? बता देंगे तो विग्रहराज चतुर्थ ने। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद में बात करूं, आप सबको पता है क्या पता है? मैंने बताया था कि अर्णोराज शासक है, यानी अर्णोराज के समय की मैं बात कर रहा हूं, और कुमारपाल ने अटैक किया किस पर? बता देंगे अर्णोराज पर, और उसमें अटैक करके और नाडोल और चित्तौड़ जीत लिया। पर क्या नाडोल और चित्तौड़? किसने? कुमारपाल ने। नाडोल प्लस चित्तौड़गढ़। और यहां का प्रशासक सौंप दिया, बता देंगे किसको? यानी यहां का प्रशासक बना दिया सज्जन सिंह को। किसको बना दिया? सज्जन सिंह को। बोला कि नाडोल और चित्तौड़ किसको संभालना है? सज्जन सिंह तू संभाल। क्लियर है। उसके बाद में क्या किया? तो आपको ध्यान रखना है विग्रहराज चतुर्थ ने इस सज्जन सिंह को लिया आड़े हाथ। कब? 1161 में। 1161 में जो है सज्जन को पराजित किया। ऐसे लिख लो, विग्रहराज चतुर्थ ने सज्जन को पराजित किया, सज्जन को पराजित किया और किस पर अधिकार कर लिया? नाडोल और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था भाई। क्लियर है। नाडोल व चित्तौड़गढ़ पुनः प्राप्त किया। आई बात समझ में? किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। आई यहां तक बात समझ में? ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना दोस्तों क्या क्या कि जो है इन्होंने किन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने तुर्कों को पराजित किया था।
तुर्कों को पराजित किया। उसके बाद डॉक्टर दशरथ शर्मा है, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मैं बात करूं तो विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है ये चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल है भाई। किनका? चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल है। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसे लिखो विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल है यानी गोल्डन पीरियड है। दिल्ली तक अधिकार कर लिया। क्लियर है। इसके अलावा आपने नाम सुनोगा किसका? किलहॉर्न। किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ को बहुपूति और कालिदास जैसे विद्वानों को जो है समकक्ष जो है बताया था भाई। क्लियर है। किसने? किलहॉर्न ने। किलहॉर्न ने बहुपूति व कालिदास किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ, ऐसे यहां पर लिखो विग्रहराज चतुर्थ को ने विग्रहराज चतुर्थ बहुपूति और कालिदास के समकक्ष बताया। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो शासक बनेंगे वो बनेंगे, बता देंगे कौन? पृथ्वीराज सेकंड। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट शासक कौन बनेंगे? पृथ्वीराज सेकंड बनेंगे भाई। 3-4 बातें लिख लो। पृथ्वीराज सेकंड। और ये शासक रहे थे, बताओ देखिए कब से कब तक? 1164 से 1169। कहीं पर 63 आएगा, कहीं पर 64 आएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। कहां पर? बताओ देखिए मैनाल में। और कौन सा मंदिर? तो आपको बताना दोस्तों, महानालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। महानालेश्वर मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? तो फिर आपको बताना मैनाल में करवाया था। मैनाल कहां पर है? तो फिर आपको बताना भीलवाड़ा में। इसके अलावा मैं बात करूं, इनकी रानी का नाम था, बताओ देखिए क्या? सुहावा देवी। क्या? बताओ देखिए सुहावा देवी। रानी का नाम क्या था? बताओ देखिए सुहावा देवी। क्लियर है। और सुहावा देवी ने दोस्त जो है सुहेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। सुहेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और ये कहां पर करवाया था? बताओ देखिए, तो ये मैनाल में करवाया था। कहां पर करवाया था? बताओ देखिए, तो ये मैनाल में करवाया था। क्लियर है। और उसके बाद में इनकी हो गई, बताओ देखिए क्या? निसंतान मृत्यु। किनकी? पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो गई। उसके बाद में इनके चाचा क्या बनते हैं? शासक। इनके बाद कौन शासक बनते हैं? बताओ देखिए, तो लिख लो इनके बाद ऐसे लिखो, इनके बाद सोमेश्वर चौहान शासक बनते हैं। और सोमेश्वर चौहान कब से कब तक शासन जो है कि इन्होंने शासन किया? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, कब से कब तक? 1169 से 1177। 1169 से 1177। उसके बाद में बात करूं, बता देंगे क्या इनके बारे में? तो सोमेश्वर चौहान खुद कहां पर रहते थे? बता देंगे, तो अहिल पाटन में रहते थे।
कहाँ पर रहते? अहिल पाटन। अहिल पाटन कहाँ पर? अहिल पाटन तो आपको बताना गुजरात में, यहाँ पर रहते थे। इसके अलावा इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? कर्पूरी देवी के साथ जो है विवाह हुआ था भाई। किसके साथ बता देंगे? कर्पूरी देवी के साथ विवाह हुआ था। कर्पूरी देवी कौन है बता देंगे? अधिकांश में मान्यताओं के अनुसार मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, ये त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां पर है? एमपी। एमपी के जो है अजय राज कलचुरी की पुत्री थी भाई। क्लियर है बात? त्रिपुरी एमपी के अजय राज कलचुरी की पुत्री कौन है बता देंगे? कर्पूरी देवी है। लेकिन मैं बात करूं किसके बारे में बताओ देखे? कर्पूरी देवी के बारे में तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहता है कि दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है के अनुसार दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री है। कौन कह रहा है ये बात? डॉक्टर दशरथ शर्मा कह रहे हैं भाई। उसके बाद में बात करूं तो यहीं पर रहते हुए कहां पर बता देंगे तो आपको बताना अहिल पाटन में इनके जो है पुत्र का जन्म हुआ था, कर्पूरी देवी और सोमेश्वर चौहान के। और उस पुत्र का नाम था बता देंगे क्या? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कब? 1166 में। कहां पर? अहिल पाटन में। उसके बाद में बात करूं तो इन्होंने अजमेर के शासक बनने के बाद में किसने? सोमेश्वर चौहान ने किसका निर्माण करवाया? तो वेद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर बता देंगे? अजमेर में। तो वेद्यनाथ मंदिर बनवाया। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तियां भाई किसने बनाया? सोमेश्वर चौहान ने बनाया था। उसके बाद में बात करूं इनके पास उपाधि थी बता देंगे कौन सी? प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि थी इनके पास, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं सोमेश्वर के प्रधानमंत्री कौन थे तो आपको बताना दोस्तों कौन से? कदमबास या फिर जो कम्मास जो है इनके प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने नागौर दुर्ग का क्या करवाया था बता देंगे? निर्माण करवाया था। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो हमारा जो इंपोर्टेंट शासक है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो लिखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखो डायरेक्ट मैं फैक्ट के बारे में बात करूंगा, ठीक है? कहने बताऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय कब से कब तक शासन रहे थे ये? यानी शासन कब से कब तक किया? 1177 से 1192 ईस्वी। सबसे पहले इनके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या पता यहां से भी क्वेश्चन आ जाए? तो देखो सबसे पहले इनके बारे में जन्म 1164 ईस्वी, अहिल पाटन। अहिल पाटन, और अहिल पाटन कहां पर है? गुजरात में। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। माता का नाम कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अधिकांश मान्यता क्या कहती है कि त्रिपुरी की थी और कुछ कहते हैं कि अनंगपाल तोमर की जो है पुत्री थी भाई। क्लियर बात? उसके बाद में बात करूं तो इनका राज्याभिषेक यानी शासक बने तो 1166 में, सॉरी 1177 में, 66 में जन्म है। तो ये उसमें शासक बने तब 11 वर्ष के थे यानी छोटे थे। तब इनकी संरक्षिका बनी थी बता देंगे कौन? कर्पूरी देवी। कौन बनी थी बता देंगे? संरक्षिका बनी थी कर्पूरी देवी। क्लियर बात? उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान कौन बने थे इसके? प्रधानमंत्री। दीवान कौन बने थे? तो आपको बताना प्रधानमंत्री बने थे केमास या कदमबास, जिन्होंने नागौर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, केमास। इसके अलावा मैं बात करूं तो इनके जो है दोस्तों सेना थे, उस सेना के नायक कौन थे यानी सेना नायक कौन थे बने थे बता देंगे? सेना नायक बने थे भुवनमल। भुवनमल। ओके क्लियर बात? ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं इनके बारे में तो आपको ध्यान रखना है क्या? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास था घोड़ा जिसका नाम था बता देंगे क्या? नटीरंबा।
घोड़ा नाट्यरंबा। क्लियर है। अब देखो हमको पढ़ना है, बताओ देखे क्या क्या पढ़ना है, बताओ देखे। हमको पढ़ना है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्ध बयान। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना इनके युद्ध बयान। सबसे पहले शासक बनते ही चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया था भाई। नंबर एक बात, इनके युद्ध बयान हेडिंग डाल देता हूं ताकि आपको पता रहे। युद्ध बयान, और सबसे पहले इन्होंने युद्ध बयान किया था अपने चचेरे भाई नागार्जुन, नागार्जुन का दमन किया। कौन से युद्ध में? तो इसका दमन हुआ था गुड़गांव के युद्ध में, गुड़गांव के युद्ध में। और गुड़गांव का जो युद्ध है ये कब हुआ? तो 1178 ईस्वी में जो है 77 में शासक बने, 1178 में ये जो क्या हो गया बताओ देखे, युद्ध जो किया था। उसके बाद में बात करूं तो इस युद्ध में कौन कौन थे बताओ देखे। तो ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था पीसी थर्ड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। और सामने कौन था बताओ देखे, नागार्जुन। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इनका सेनापति यानी सेना नायक कौन था बताओ देखे। तो सेना नायक था भुवनमल। कौन था? भुवनमल। और इसमें जीत किसकी हुई? तो विजय हुए थे बताओ देखे कौन? पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय। हो गया दमन, ठीक है। उसके बाद में बात करूं नंबर 2, नंबर 1 किसका? अबे भंडारकों का। भंडारण क्या थी? एक जाति थी जो हिसार के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनका जो पूर्ण से दमन कर दिया। इसके बाद इसका जो कोई उल्लेख नहीं है। तो लिखो भंडारक जाति का, भंडारक के जाति का दमन। भंडारक जाति का पूर्ण से दमन किया, ऐसे लिखो। उसके बाद कोई उल्लेख भी तो नहीं ना, पूर्ण से दमन किया। क्लियर है? कब क्या था? तो आपको धारणा पूर्ण से दमन होता है 1182 में, 1178 से 1182, 4 साल इधर रहे भाई। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है क्या, इसका उल्लेख कौन करता है, यानी इसका वर्णन कौन करता है? तो इसका वर्णन करता है जिनपत सूरी। कौन करता है बता देंगे? जिनपत सूरी। यानी एविडेंस क्या है कि ये बात सच है? तो जिनपत सूरी है। उसके बाद कहां तक आ गए बता देंगे? हम आ गए 1182 तक, 82 तक आ गए। तो लिखो युद्ध करेंगे अब। कौन सा? महोबा या तुमुल का युद्ध। कब हुआ था? 1182 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए महोबा या तुमुल है कहां पर। तो आपको बताना है ये एमपी में। इसके अलावा मैं बात करूं ये जो युद्ध है किस किस के मध्य हुआ, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी पीसी थर्ड। और सामने कौन था? तो आपको बताना परमर्दी देव चंदेल था। परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल के 2 इसमें सेनापति थे, एक का नाम था आल्ला और एक का नाम था उदल। ये दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त थे, वीर गति को प्राप्त हो गए इस युद्ध में। क्लियर है? और विजय कौन रहा? तो विजय वही कौन बता देंगे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्लियर है? कौन रहे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो विजय रहे थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा का जो है कार्यभार किसको सौंपा था? तो आपको ध्यान ये सौंपा था पंजन राय को, अमेर के शासक पंजन राय को। लिख लो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा का कार्यभार पंजवन राय या पुंजन राय भी आपको नाम मिलेगा, पंजवन राय या पंजवन देव, ऐसे लिख लो। आमेर के शासक आपके, आपको पता रहे कहां के थे। आमेर के शासक पंजवन देव को सौंपा, पंजवन देव को सौंपा। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक है क्लियर बात? ठीक है। अब चौहान चालुक्यों का संघर्ष चल रहा था ना,
याद करो। तो उसको खत्म करो भाई, चौहान चालुक्य संघर्ष। उसको जो है खत्म करते हैं। आओ मैं बात करूं चौहान चालुक्य संघर्ष क्यों आता। नंबर एक बात, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने पिता के यानी इनके पिता की जो हत्या की थी वो जो चालुक्य ने की थी, क्लियर है। उनकी हत्या का बदला लेने के लिए चौहान चालुक्य संघर्ष तो लंबे समय से चल रहा था, आ रहा था। कारण क्या क्या थे बताओ देखे। कारण नंबर एक, कारण नंबर एक क्यों आता। नंबर एक बात मैं बात करूं तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपने पिता की मृत्यु का बदला यानी हत्या की थी, बदला लेना चाहते थे। नंबर दो, सबको पता है साम्राज्यवादी नीति यानी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। साम्राज्यवादी नीति, क्लियर है। उसके बाद में बात करूं, एक कारण था आबू की राजकुमारी इंचनी देवी। आबू की राजकुमारी इंचनी देवी, इंचनी देवी, तो ये कारण रहे भाई। इसमें अगर मैं बात करूं इस संघर्ष के बाद में यानी एक लंबा संघर्ष था, उसके बाद में क्या हुआ था, समझौता हो गया था। और इस समझौते की जानकारी कहां मिलती है तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, चारलू शिलालेख है कहां पर, बीकानेर में, उसमें मिलती है। तो लंबे संघर्ष के बाद, लंबे संघर्ष के बाद समझौता हुआ, के बाद समझौता हुआ। इस समझौते की जानकारी कहां पर मिलती है बता देगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस समझौते की जानकारी कहां मिलती है बता देंगे, तो चारलू शिलालेख में। चारलू शिलालेख, चारलू शिलालेख कहां पर है, बीकानेर में। यह समझौता किसने करवाया, इस समझौते की मध्यस्थता, समझौते की मध्यस्थता किसने करवाई बता देंगे, तो मध्यस्थता कर रही थी किसने बता देंगे, तो जगदेव परियार ने। जगदेव परियार ने यह समझौता करवाया था भाई। आई बात समझ में, ठीक है। अब चलो भाई किधर, कनौज की तरफ चलो। कनौज में कौन, जयचंद गेडवाल, क्लियर है। तो लिखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद गेडवाल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय वे जयचंद जय संघर्ष। नंबर एक, कारण क्या थे, कारण, कारण नंबर एक, दिल्ली को लेकर, क्लियर है, यानी दिल्ली को लेकर दोनों को मध्य संघर्ष हुआ। उसके बाद में बात करूं तो जयचंद ने महोबा के जब जो है महोबा के युद्ध में जो है परमर्द चंदेल का जो है साथ दिया था भाई। महोबा के युद्ध में जयचंद ने परमर्द देव चंदेल का साथ दिया। परमर्द देव चंदेल का साथ दिया। आई बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं नंबर तीन, नंबर तीन ये है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने
क्या कर लिया? गंधर्व विवाह किससे संयोगिता से? तो लिखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी पीसी थर्ड वे संयोगिता संयोगिता गंधर्व विवाह, ये भी कारण था। नंबर 4 साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति, तो ये कारण रहे थे भाई संघर्ष के। क्लियर है? उसके बाद मैं बात करूं, जब मोहम्मद गौरी अटैक करेगा तब पृथ्वीराज के खिलाफ कौन जाएगा? जयचंद। तो लिखो जयचंद गढ़वाल ने, तभी तो आजकल कहते हैं ना कि जयचंद नहीं होना चाहिए। चलो क्या हो, चला गया क्या? चलो कोई बात नहीं। देख क्या हो रहा है, मैं यूज कुछ और कर रहा हूँ, ये हो कुछ हो रहा है। अच्छा चलो, जयचंद गढ़वाल ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के खिलाफ मोहम्मद गौरी की सहायता की, मोहम्मद गौरी की सहायता की। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद अब संघर्ष करवाते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी संघर्ष। गौरी पहले कब आया था? सबसे पहले यानी पहला आक्रमण कब किया था बता देंगे? तो गौरी पहला आक्रमण करता है भारत पर, बता देंगे कब? 1175 में। कहां पर? सिंध क्षेत्र में। गौरी पहला अटैक, पहला आक्रमण कहां पर, कब? 1175। कौन से क्षेत्र पर? सिंध क्षेत्र पर अटैक करता है भाई। उसके बाद में बात करूं तो 1178 में मोहम्मद गौरी कि भारत में अगर मैं बात करूं पहली हार हुई थी और गुजरात के चालुक्य ने हराया था, और गुजरात को समय चालुक्य थे, बता देंगे कौन? यानी चालुक्य शासक थे मूलराज सेकंड। तो लिखो मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में कायेंद्रा के युद्ध में गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज सेकंड ने पराजित किया था भाई। किसको? मोहम्मद गौरी को। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पंजाब प्रांत पर अधिकार कर लिया और पंजाब तक जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सीमा थी, इसके कारण जो है यानी साम्राज्य विवाद हुआ था, तो इसलिए अटैक करेगा किस पर? अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस पर? बता देंगे मोहम्मद गौरी पर। तो कहां पर युद्ध होगा? तराइन में। चलो, यानी पंजाब प्रांत को लेकर क्या हुआ था? विवाद। पंजाब प्रांत पर मोहम्मद गौरी का अधिकार। अब होगा अटैक। और कौन सा युद्ध होगा बता देंगे? तो युद्ध होगा कौन सा बता देंगे? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी। कहां पर है तराइन बता देंगे? तो करनाल में भाई। और करनाल कहां पर है? तो फिर आपको बताना है ये हरियाणा में। और ये जो युद्ध है किस किस के मध्य हुआ बता देंगे? तो ये जो युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और सामने कौन था बता देंगे? तो फिर आपको बताना है मोहम्मद गौरी। कौन था बता देंगे? मोहम्मद
गौरी था। इस युद्ध में कौन विजय हुआ था बताओ देखे, तो इस युद्ध में विजय हुए थे बताओ देखे कौन, पृथ्वीराज चौहान ने तरती। विजय कौन हुआ था बताओ देखे, विजय हुए थे पृथ्वीराज चौहान तरती। उसके बाद में बात करूं इस युद्ध में क्या हुआ था बताओ देखे, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तरती के सेनानायक थे गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान तरती के सेना नायक, सेना नायक, क्या हो रहा है, ये चल नहीं रहा आज, क्या हुआ, सेना नायक कौन थे बताओ देखे, पृथ्वीराज चौहान तरती के सेना नायक गोविंदराज। गोविंदराज ने इस युद्ध में वीरता का परिचय दिया, यानी खतरनाक परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद में बात करूं आपके सामने, तो पृथ्वीराज चौहान तरती ने मोहम्मद गौरी के सेनानायक थे काजी जियाउद्दीन, उसको हराया और पंजाब को जो है विजित किया। तो पृथ्वीराज चौहान तरती ने पृथ्वीराज चौहान तरती ने मोहम्मद गौरी के सेना नायक काजी जियाउद्दीन, काजी जियाउद्दीन को हराया, वे पंजाब पर अधिकार किया, वे पंजाब पर अधिकार किया, या पंजाब को जीता, कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करूं अब युद्ध होगा बताओ देखे कौन सा, तराइन का सेकेंड युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में। वही घोड़े वही मैदान है, सिर्फ और सिर्फ बदली तो क्या बदली है तारीख। कहां पर हुआ था, करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा। किस किस के मध्य, तो वही पृथ्वीराज चौहान तरती, यानी वही घोड़े वही मैदान है भाई, पृथ्वीराज चौहान तरती है। और इस बार पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, यानी सत्ता चेंज हो जाएगी। और वही कौन है बताओ देखे, मोहम्मद गौरी है। पहली बार माफ करके इसको की बहुत बड़ी गलती, और इस युद्ध में विजय हो जाते हैं बताओ देखे क्या, कौन, मोहम्मद गौरी। कौन विजय हो जाते हैं बताओ देखे, मोहम्मद गौरी जो विजय हो जाते हैं। इस युद्ध में मैं बात करूं तो कौन कौन से राजाओं ने जब पृथ्वीराज चौहान तरती का साथ दिया था, तो पृथ्वीराज चौहान तरती की तरफ से इस युद्ध में थे बताओ देखे कौन, जालौर से आया था समर सिंह, कौन आया था बताओ देखे, जालौर से आया था समर सिंह। इसके अलावा मैं बात करूं वागड़ से आया था सामंत सिंह, इसके अलावा मैं बात करूं आमेर से आया था पंजवन देव इस युद्ध में सेना लेकर, क्लियर है बात, ठीक है। तो इन्होंने साथ दिया था किसका, किसका साथ दिया बताओ देखे, तो आपको बताना पृथ्वीराज चौहान तरती का, क्लियर है बात। अब हार गए तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तरती के पास में सेनानायकों के माध्यम से प्रस्ताव देकर भेजे। जैसे मैं बात करूं, पृथ्वीराज चौहान तरती को कहा कि जो आप अधीनता कर लो, यानी अधीनता का जो प्रस्ताव लेकर गया था बताओ देखे कौन गया था, अधीनता का प्रस्ताव कौन लेकर गया था, तो आपको बताना अधीनता के लिए जो है बोला कि अधीनता स्वीकार कर लो, तो वो गया था कायम उल मुल्क, कायम उल मुल्क। उसके बाद समझौते का प्रस्ताव लेकर गए थे कौन बताओ देखे, समझौते का प्रस्ताव, समझौते का प्रस्ताव लेकर गए थे बताओ देखे कौन, पृथ्वीराज चौहान तरती के पास में कौन लेकर गए थे, तो आपको बताना दोस्तों उनका नाम था रुकनुद्दीन हमजा, रुकनुद्दीन हमजा, रुकनुद्दीन हमजा ये लेकर गए थे। इसके अलावा मैं बात करूं, ये तो युद्ध हुआ था
इसका वर्णन कौन करते हैं बताओ देखे, यानी इस युद्ध का जो विस्तृत वर्णन, यानी बढ़िया नोट्स कहां पर मिलेंगे, तो युद्ध का विस्तृत वर्णन कौन करते हैं बताओ देखे, वर्णन कहां पर मिलेगा बताओ देखे, तो वर्णन मिलता है इसका नंबर 1 बात, सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका वर्णन करते हैं हसन निजामी। हसन निजामी किसमें, ताजुल मासिर में। क्लियर है। उसके बाद में बात करूं तो इसका उल्लेख करते हैं मिनाज उल सिराज। मिनाज उल सिराज किसमें, इनका ग्रंथ कौन सा बता देंगे, तो इनका ग्रंथ है कौन सा, तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी, इसमें जो है इनका जो है उल्लेख करते हैं किसका, तरेन के युद्ध का। उसके बाद में बात करूं सबसे महत्वपूर्ण चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई किस में करते हैं बताओ देखे, पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में इस ग्रंथ का क्या करते हैं बताओ देखे, उल्लेख करते हैं। इसके अलावा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को जो है सिरसा, जो कहां पर है बताओ देखे, हरियाणा में, कहते हैं कि पकड़ दिया। और चंद्र बरदाई के द्वारा जो लिखा गया क्या बताते कि पृथ्वीराज रासो, इसके अनुसार मैं बात करूं तो जो पृथ्वीराज को जो है गजनी लेकर गया था कौन बताते कि मोहम्मद गौरी। क्लियर है, वो आपने कहानी जो है सुन रखी होगी। और पृथ्वीराज रासो को जो है दोस्तों मैं बात करूं तो इसको पूर्ण किसने किया था, जलन ने किया था भाई। क्लियर बात। और पृथ्वीराज के समय दोस्तों जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां पर आए थे, अजमेर आए थे। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में और क्या रह गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने साहित्य विभाग की भी स्थापना की थी, लेकिन इसके दरबारी विद्वान जो मैंने नहीं बताए थे ना। और इसके अलावा मैंने इनकी उपाधि नहीं बताई थी साहिब। चलो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिख लो दरबारी विद्वान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कौन कौन थे बताओ देखे, नंबर 1 चंद्र बरदाई, बता दिया चंद्र बरदाई ने किसकी रचना की, तो पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो लिखा था। उसके बाद पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, जयानक ने। जयानक भी इनके दरबार में थे, जयानक भट्ट, पूरा नाम जयानक भट्ट थे। पृथ्वीराज विजय इनके दरबार में थे। इसके अलावा इनके दरबार में थे जनार्दन, इसके अलावा इनके दरबार में थे नंबर 4 वागेश्वर, इसके अलावा नंबर 5 और कौन थे, असदर, ये इनके दरबार में थे भाई। आई बात समझ में, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास उपाधि थी, एक तो राय पितौरा, एक दल पुंगल की उपाधि थी। क्लियर बात है, बताओ देखे, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिल्ली के पास में जो है एक पितौरागढ़ जो है ध्रुव का भी निर्माण करवाया था। क्लियर बात है, अंत तक ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में अजमेर के शासक कौन बने बताते कि, तो बने थे गोविंदराज। गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन, कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। और उसके बाद में अधीनता स्वीकार कर ली किसने, गोविंदराज ने। और गोविंदराज ने अधीनता स्वीकार करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भाई था जिसका नाम था हरिराज चौहान, इन्होंने सामंतों और सेनानायकों की सहायता से जो अजमेर पर अधिकार कर लिया। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक वापस जो है कहां पर पहुंचा, अजमेर पहुंचा विशाल सेना लेकर। और हरिराज चौहान अजमेर के अंतिम शासक थे जिन्होंने तुर्कों से जो है संघर्ष जारी रखा था भाई। क्लियर बात। अब आके जो है शासक बनेंगे कौन बता देंगे, गोविंदराज। गोविंदराज चले गए तो बता देंगे कहां पर, रणथंभौर। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करेंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।